हेलो डियर स्टूडेंट। हम लोग पिछले लेक्चर में लिविंग के बारे में स्टडी किए थे। व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानकारी कर चुके हैं। और कुछ ऐसे भी कैरेक्टर हम लोग लिविंग के बारे में स्टडी किए थे जिससे कि नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करने में वो कैरेक्टर हेल्प कर सके। नाउ आई एम गोइंग टू न्यू टॉपिक, डाइवर्सिटी। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन राइजेज, व्हाट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होती है? तो डाइवर्सिटी को समझने के लिए मैं यहाँ दो स्टेटमेंट लिखा हूँ। पहले इस स्टेटमेंट को रीड करते हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि द टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है। देखिए, यह अर्थ है और इस अर्थ पर 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है। इतना समझ में आ रहा है ना। सेकेंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है अकरेंस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ लिविंग बींग। यहां तक मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है, अकरेंस ऑफ वेरियस टाइप। तो अर्थ पर जो सारे एनिमल्स पाए जाते हैं ना, इनका अलग अलग मतलब अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। ठीक ना, अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। और वो डिफरेंट किस तरह के हो सकते हैं उसको मैं आगे बता रहा हूँ। जो वेरिएशन हो सकता है, सबसे पहला मेन इसमें जो वेरिएशन एनिमल्स में है, सॉरी, अर्थ पर पाए जाने वाले लिविंग बींग है। अर्थ पर पाए जाने वाले जो लिविंग बींग है वो तो एनिमल हो सकता है, एनिमल हो सकता है, या तो प्लांट्स हो सकते हैं, या तो माइक्रो MICRO ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। लिविंग बींग के केस में अर्थ पर इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक ना। लिविंग बींग अगर बोले कि अर्थ पर लिविंग में कितने तरह के हो सकते हैं, तो आपको बोलना है कि एनिमल्स होता है, प्लांट्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ स्टेटमेंट बोलना चाहूँगा, आप लोग समझने की कोशिश करिए। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए ना, इसका मीनिंग क्या होता है उसको मैं बोल रहा हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए एक हम टूल्स का यूज करते हैं। उस टूल्स का नाम क्या होता है? माइक्रोस्कोप। क्या होता है? माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप की सहायता से इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग देखते हैं। ठीक ना। तो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में एक छोटा सा स्टेटमेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ तक मैं रीड किया था कि अर्थ पर वेरियस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और वो वेरिएशन किस किस तरह का नेचर का हो सकता है, देखिए। differ from one another in external, from an appearance internal structure, external and internal structure के बेसिस पर इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए करते हैं। देखिए, मैं एक फाइलम पोरीफेरा का मेंबर है जिसका नाम क्या होता है? स्पंज। स्पंज एक एनिमल है जो फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करता है। इसका एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी का अपीयरेंस जो होता है ना, परफोरेटेड होता है। पूरी इसके अंदर से या बाहर से पूरी इसकी बॉडी पोर से बनी होती है। ठीक ना। इसमें छिद्र होता है इसके पूरे बॉडी में। तो कुछ ऐसे एनिमल है जिसमें पोर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, छिद्र बहुत काफी पाए जाते हैं, और वो अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। तो ये भी एक डिफरेंट बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, यूनिक कैरेक्टर है। दूसरा एक फाइलम सिलेंटेटा का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। सिलेंटेटा का सिलेंटेटा का एक मेंबर होता है। ठीक ना। इस सिलेंटेटा के मेंबर में केवल एक ओपनिंग होती है और यह इंटीरियर साइड की तरफ, अपर साइड की तरफ ओपनिंग प्रेजेंट होती है। और इसी ओपनिंग के
इसी ओपनिंग के एक ही ओपनिंग से फूड को इनटेक भी कर सकता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको इसी ओपनिंग के द्वारा बाहर भी कर सकता है। तो ये जो इसके बॉडी में सिलेंटेटा का ये ओपनिंग है, ये एनस का भी काम कर रहा है और माउथ का भी काम कर रहा है। तो देखिए है ना एक यूनिक कैरेक्टर ये भी, कि एक ही ओपनिंग से फूड को ले भी रहा है और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर भी निकाल रहा है। तो ये तो एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी की बनावट पर हो गया कि किस किस तरह के होते हैं। बैक्टीरिया की भी बॉडी जो होती है, माइक्रो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके बॉडी के एक्सटर्नल और इंटरनल बनावट कुछ डिफरेंस हो सकते हैं हम लोगों के। जैसे इसी के बेस पर तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट बोला जाता है, ठीक ना। प्रोकैरियोट इसलिए बोला जाता है उसके बॉडी के सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मेजर डिफरेंशिएट ये होता है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो बॉडी के इंटरनल इंटर और एक्सटर्नल फीचर्स पर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक ना। जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है न्यूट्रिएंट मटेरियल का, मैं इसको इरेज करता हूं कि इस धरती पर, अर्थ पर एनिमल जो पाए जाते हैं, इनका न्यूट्रिएंट का सोर्स क्या क्या हो सकता है, इसको भी एक एग्जांपल से रिलेट करते हैं। देखिए ये एक लायन है, ठीक ना। और लायन फूड के तौर पर, न्यूट्रिएंट सोर्स के तौर पर हमेशा फ्लेश को यूज करता है, मांस को ही खाने का यूज करता है। अगर इस लायन को दाल रोटी चावल दिया जाएगा तो ये खा पाएगा? नहीं खाएगा। और जब नहीं खा पाएगा तो यह नेचर में सरवाइव नहीं कर पाएगा, और जब सरवाइव नहीं कर पाएगा तो इसकी डेड हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक ना। तो है ये भी एक यूनिक फीचर्स होता है। हर्बियर्स हो गया, जैसे काऊ हो गया। हर्बियर्स एनिमल्स जो होते हैं जो केवल ग्रासेज को ईट करने का काम करते हैं, रैबिट हो गया, डियर्स हो गया, ये ओनली केवल ग्रासेज को ही खाने का काम करते हैं। अगर इसी एनिमल्स जैसे मान लीजिए रैबिट हो गया, काऊ हो गया और डियर हो गया, अगर इनको फ्लेश दिया जाएगा तो ये खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे। भले ये मर जाएंगे लेकिन फ्लेश कभी नहीं खाएंगे। तो है ना एक यूनिक कैरेक्टर। तो न्यूट्रिएंट सोर्स भी इनके डिफरेंट करने में हेल्प कर सकता है, पार्टीशन करने का काम कर सकता है, ठीक ना। अलग अलग सब एनिमल्स, जो प्लांट एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन सब का अलग अलग न्यूट्रिएंट सोर्स होता है, ठीक ना। प्लांट का न्यूट्रिएंट सोर्स अलग होता है, एनिमल का सोर्स अलग। प्लांट के तौर पर प्लांट के जो अंदर न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है। एनिमल के जो अंदर, सॉरी वो दूसरा एक केस हो जाएगा। तो ये यह एक हमें बायोडाइवर्सिटी को समझना है। बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि बायोडाइवर्सिटी में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो किस तरह से वेरिएबिलिटी शो करते हैं। तो एक न्यूट्रिएंट मटेरियल हो गया, ठीक ना। तो हमको लगता है कि कंसेप्ट समझ में आ रहा है आप लोग को। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट कैरेक्टर होता है वो बिहेवियर का होता है। हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट होते हैं जो हमें लाभदायक लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। कुछ ऐसे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हानि पहुंचाने का काम कर सकते हैं। जैसे सपोज, जैसे एकदम नॉर्मल कंडीशन में लेकर चल रहा हूं। अगर हम काऊ को यदि हम अपने लाइफ में रखते हैं तो काऊ से हमें क्या मिल सकता है? मिल्क मिल सकता है। तो ये एक हमारे लिए यूजफुल एनिमल्स है। अगर इसी के जगह पर हम जो है कि सपोज हम बैक्टीरिया को ही ले लें। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के बारे में हम लोग जानते हैं कि मोस्टली जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ये डिजीज करने का, रोग करने का काम करते हैं। तो देखिए जो भी हम लोग ना फूड लेते हैं ना, तो उस जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया का इस लिविंग में, जीव में इन्फेक्शन हो गया है, तो यह बैक्टीरिया यहाँ पर आ गया है। तो जो भी हम लोग फूड लेते हैं ना, उस फूड मटेरियल का आधा न्यूट्रिएंट मटेरियल बैक्टीरिया ले लेता है। समझ में आ रहा ना। तो बैक्टीरिया जब ले लेगा तो हमें जितना न्यूट्रिएंट मटेरियल की सप्लाई चाहिए, नहीं ना मिल पाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और जो नहीं मिल पाएगा तो हमें जो है कि नुकसान हो सकता है, हम बीमार पड़ सकते हैं।
तो हमारे बॉडी को बहुत काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो हमारे जीवन में, लाइफ में, किसी भी प्लांट हो, एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सब में बिहेवियर या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। यदि सपोज करो बैक्टीरिया कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो उसको लाभ लाभ पहुंचाने का काम करता है, तो उसके उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव बिहेवियर। यदि सपोज कोई प्लांट ही है, दूसरे प्लांट को सपोर्ट कर रहा है उसको सरवाइव करने के लिए, तो उसके साथ उस प्लांट का नेचर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव नेचर हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब उसको लाभ पहुंचाना। सपोज यदि कोई एनिमल है और दो एनिमल एक साथ रह रहा है और एक एनिमल उस एनिमल को नुकसान पहुंचा दे रहा है, तो उसके साथ बिहेवियर कैसा होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। सिंपल से कंसेप्ट से समझने की कोशिश करो, ठीक ना? तो बिहेवियर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अब हैबिटेट को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हैबिटेट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। हैबिटेट प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इन सब का हैबिटेट अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो वाटर में रहना पसंद करते हैं। कहाँ पर पसंद करते हैं? वाटर में रहना पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो लैंड पर रहना पसंद कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एयर में रहना पसंद कर सकते हैं, ठीक ना? तो वाटर में जो एनिमल पाए जाते हैं, तो उस तरह के एनिमल को एक्वेटिक एनिमल बोला जाता है। जो लैंड पर एनिमल पाया जाता है उस तरह के एनिमल को टेरेस्ट्रियल एनिमल बोला जाता है। और जो एयर में एनिमल पाया जाता है उस तरह के एनिमल को एटमॉस्फेरिक एनिमल पाया जाता है। तो हैबिटेट भी सारे एनिमल का डिफरेंट होता है। जैसे वाटर में पाए जाने वाले, जैसे सपोज फिश हो गई, फ्रॉग हो गया, कुछ रेप्टाइल्स के मेंबर्स हो जाएंगे। लैंड पर पाए जाने वाले ह्यूमन बींग सबसे मोस्ट एग्जांपल होता है। ह्यूमन बींग हो गया, लायंस हो गए, ये सारे एनिमल्स, काऊ, गोट, जो भी आपके नज़र में आते हैं, जो भी आप लोग देखते हैं ना, वेराइटी अलग अलग तरह के एनिमल की, धरती पर कौन एनिमल रहना पसंद करता है। एयर में पाए जाने वाले एनिमल मैक्सिमम कुछ समय के लिए पसंद करते हैं इंसेक्ट, जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, और बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, मस्क्यूटो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट होते हैं जो एयर में रहना पसंद करते हैं। जैसे बर्ड होती हैं, बर्ड भी कुछ ऐसे होते हैं जो एयर में रहना पसंद करते हैं। तो इन सब एनिमल्स का एक यूनिक फीचर्स होता है। समझ में आ रहा है ना? तो यह अर्थ पर जो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज पाए जाते हैं, उसको एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेस पर, इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पर, न्यूट्रिएंट के सोर्स के बेस पर, बिहेवियर के बेस पर, हैबिटेट के बेस पर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सारे एनिमल का, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर किस तरह का, नेचर किस तरह का शो कर रहा है। सब में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर अपीयर हो रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को स्टडी करते हैं बायोडाइवर्सिटी में। इन्हीं चीज़ों को स्टडी कहाँ करते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ये जो वेरिएबिलिटी हमें देखने को मिलती है ना, तो वेरिएबिलिटी हमें बायोडाइवर्सिटी में ही देखने को मिलती है। तो ये पूरे अर्थ पर जितने एनिमल प्रेजेंट है, उस एनिमल के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट अपीयरेंस, डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट मटेरियल, बिहेवियर, हैबिटेट डिफरेंट हो, खुद से विजुलाइज करने का यह एक कंसेप्ट होता है बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी की विविधता मतलब इसमें वेरिएबिलिटी हम कितने देख पाते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी बोलते हैं। आइए समझते हैं एक और कंसेप्ट को, बायोडाइवर्सिटी को। अभी मैं इसको इरेज करता हूँ। हमें लगता होगा कि आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो रहा है और अच्छे से समझ में आ रहा है। बस थोड़ा सा विजुअल इमेजिंग करके देखने की जरूरत है कि अर्थ है, अर्थ में जो भी हमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर एनिमल के बारे में देखने को मिल रहा है, उसी को हम लोग डाइवर्सिटी कहते हैं, अगर एक लाइन में बोलना चाहे तो। जो नेक्स्ट कैरेक्टर होता है, सम टोटल्स ऑफ ऑल लिविंग वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ इन ए डिफाइंड एरिया आर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। देखिए, इस अर्थ को हम लोग 3 जोन में डिवाइड कर सकते हैं। कितने जोन में डिवाइड कर सकते हैं? 3 जोन में। एक लिथोस्फेयर, एक हाइड्रोस्फेयर
और एक एट मास एटमॉस्फेयर। ऐसे एनिमल जो अर्थ पर आना पसंद करते हैं, उस तरह के एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर एनिमल बोलते हैं। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, लिथो का मतलब होता है अर्थ। ऐसे एनिमल जो वाटर में रहना पसंद करते हैं, उस तरह के एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ऐसे एनिमल जो हवा में कुछ समय के लिए रहना पसंद करते हैं, उस तरह के एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर एनिमल बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक एनिमल बोलते हैं। तो इसमें लिखा है कि वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ डिफाइन एरिया, एक डिफाइन एरिया में हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रो स्फीयर जो एनिमल है, वाटर में पाए जाने वाले जो एनिमल है। अब इसमें देखेंगे कि वाटर में न्यूट्रिएंट सोर्स क्या है, वाटर में जो जीव पाया जाता है उनका बिहेवियर क्या है, वाटर में जो पाए जा रहे हैं एनिमल उनका हैबिटाट क्या है। हैबिटाट का मतलब कि वो वाटर के ऊपर पाए जाते हैं एनिमल, कि वाटर के नीचे पाया जाता है एनिमल, कि वाटर के बीच में पाया जाता है एनिमल, ये भी एक हैबिटाट होता है। ठीक ना। जो वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है उनका बॉडी का एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर किस तरह का है, ये सारे चीज ना हम एक डिफाइंड एरिया में स्टडी करते हैं ना, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बहुत सिंपल से कंसेप्ट समझिए ना। डिफाइंड एरिया में मान लीजिए हम यदि हाइड्रोस्फीयर में स्टडी कर रहे हैं, या लिथोस्फीयर में स्टडी कर रहे हैं, या एटमॉस्फेयर में स्टडी कर रहे हैं, ठीक ना। या सपोज मैं यहाँ लिया हूँ हाइड्रोस्फीयर के बारे में, तो वाटर होता है ना, जैसे सपोज एक बहुत बड़ा तालाब है या समुद्र ही है सपोज, तो समुद्र में कुछ ऐसे एनिमल है जिसका न्यूट्रिएंट मटेरियल अलग अलग होता है। कुछ ऐसे एनिमल है जो प्लांट को ही खाकर अपना लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ ऐसे एनिमल है समुद्र में ही जो केवल मांस को ही खाकर अपना कार्निवोरस नेचर का होकर, कार्निवोरस नेचर होते हैं जो मांस खाने का यूज करते हैं। कुछ ऐसे नेचर हैं जो दोनों तरह के फूड मटेरियल का यूज कर सकते हैं। तो ये एक न्यूट्रिएंट सोर्स हो गया। बिहेवियर जो होता है, कुछ ऐसे एनिमल है एक दूसरे के लाभ पहुंचाते हैं, कुछ ऐसे भी समुद्र में एनिमल है जो एक दूसरे को हानि पहुंचाने का काम करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव उसमें भी पाया जाता है। हैबिटाट हो गया। कुछ ऐसे एनिमल है जो समुद्र के ऊपर भी पाए जाते हैं, ठीक ना। कुछ ऐसे एनिमल है समुद्र के बीचों बीच में रहना पसंद करते हैं एनी टाइम। कुछ ऐसे एनिमल है जो समुद्र के बॉटम नीचे एकदम सरफेस पर रहना पसंद करते हैं। तो एक डिफाइंड एरिया में जब हम एक डिफाइंड एरिया में ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं ना, उसके डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट हो गया, बिहेवियर हो गया, न्यूट्रिएंट सोर्स हो गया, एक्सटर्नल, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को डिवाइड भी किया जा सकता है, जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोलॉजिक डाइवर्सिटी, ये सब चीज हायर क्लास में स्टडी करनी पड़ती है, ठीक ना। जेनेटिक डाइवर्सिटी हो जाए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये डिफरेंट डिफरेंट की डाइवर्सिटी पाई जाती है। जो नेक्स्ट फीचर्स होता है, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, इन विच साइज, कलर, हैबिटाट, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर, इन सबों में एक अलग अलग हैबिटाट, अभी मैं वही जो बोला हूँ, कलर, समुद्र में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, प्लांट उसमें पाए जाते हैं, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें साइज का डिफरेंस होता है, कलर भी अलग अलग होते हैं, हैबिटाट अभी बताया हूँ मैं। फिजियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बेसिस पर बता सकते हैं कि हाँ यह किस जगह का एनिमल है। ये सारे चीज बायोडाइवर्सिटी में आएगा। अब देखिए इन सबों को, जैसे मान लीजिए बहुत सारे जैसे हाइड्रोस्फीयर एनिमल है, तो समुद्र में एक्वेटिक एनिमल जो है, इन कुछ ऐसे एनिमल है जो जिनका फीचर बहुत कॉमन होता है, लेकिन कुछ उसी एनिमल के कॉमन होते भी कुछ डिफरेंसेस शो करते हैं, ठीक ना। तो मैं यहाँ की स्टेटमेंट लिखा द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स, साइंस की वह शाखा जिसमें डील्स की जाती है स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। उस ब्रांच का नाम क्या होता है? टेक्सोनॉमी होता है, ठीक ना। बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे एनिमल है, अर्थ पर बहुत सारे एनिमल है, ठीक ना। और उन सब एनिमल का कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं, सिमिलरिटी भी हो सकता है और डिसिमिलरिटी भी हो सकता है।
तो उन्हीं चीज़ों को एक कैरेक्टर के आधार पर एनिमल को क्लासिफाइड किया जा सकता है। उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी बोलते हैं। तो अब हमें टेक्सोनॉमी के बारे में स्टडी करना है। क्लासिफिकेशन हम क्यों करना चाहते हैं भाई? और क्लासिफिकेशन करते हैं तो कौन सी वो साइंस की ब्रांच है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये इतना तो समझ में आ रहा है, क्लासिफिकेशन जिस साइंस की ब्रांच में करते हैं उस ब्रांच का नाम होता है टेक्सोनॉमी। और क्लासिफिकेशन हम क्यों करना चाहेंगे भाई? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ वेराइटी इस अर्थ पर पाए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिसका फीचर एक ही जैसा है, लेकिन उनका थोड़ा सा हैबिटाट जो होता है सेम होता है। बहुत सारे एनिमल है जिनका नेचर एक ही होता है, लेकिन एक कैरेक्टर जैसे न्यूट्रिएंट सोर्स हो गया, उनका न्यूट्रिएंट सोर्स अलग अलग हो जाता है, लेकिन कैरेक्टर सारा एक ही होगा। बहुत सारे एनिमल अर्थ पर प्रेजेंट है जिनका बिहेवियर जो होता है कुछ कुछ माइनर डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन उन सब बिहेवियर जो पॉजिटिव नेगेटिव शो करने वाले होते हैं उन सब का कैरेक्टर सेम रहता है। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोगों के बारे में स्टडी करना है। तो आइए नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको देखते हैं। इन विच आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर नोन एज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम जिस चीज़ की स्टडी करते हैं वो सबसे पहला क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है और नॉमेनक्लेचर होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके मान लीजिए 10 एनिमल्स प्रेजेंट है, तो 10 एनिमल में से हम उसको आइडेंटिफाई कर ले कि हाँ ये इस तरह के नेचर को शो कर रहा है। जैसे मान लीजिए यह एक समुद्र है और इस समुद्र में हमने 10 इंडिविजुअल को ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किए कि हाँ यह इस तरह का नेचर को शो करता है, ये अलग नेचर को शो करता है, ये अलग अलग नेचर को शो करता है। तो उनके नेचर के आधार पर ना अब हम उसको क्या करेंगे? क्लासीफाई करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, अलग अलग क्लास में रखेंगे। और जब क्लासीफाई कर लेंगे तो उसको अब क्या करेंगे कि अब नाम देना शुरू कर देंगे कि हाँ ये एक उनका नाम देना शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए ये समुद्र में पाई जाने वाली मछली है, तो इसमें सबसे जो उसका बॉडी के अंदर स्केलेटन होगा वो कार्टिलेजिनस होगा, ठीक ना। उसके बॉडी के अंदर कांटा पाया जाएगा, ठीक ना। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसके बॉडी के अंदर बोन पाया जाएगा तो कार्टिलेजिनस फिश बोलेंगे, बोनी फिश बोलेंगे। अलग अलग कैरेक्टर जैसे जैसे मिलता जाएगा उसको कैरेक्टर के आधार पर उसको रखते जाएंगे और क्लासिफाइड करके उसको नाम देते जाएंगे, जिससे हमें पहचान करने में आसान हो सके। अब जैसे सपोज मैं अगर बोल दूंगा रोहू मछली, तो जरूर कुछ तो आइडिया होगा। रोहू मछली जो होती है फ्रेश वाटर में पाई जाती है, समुद्र में नहीं पाई जाती है, ठीक ना। इसका जो मांस होता है इडिबल होता है, खाने वाला होता है। कुछ तो इतना आइडिया चल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं बोल दूंगा गोट, बकरी। अगर मैं गोट को बोलूंगा तो क्या आपको आइडिया है कि वो पानी में पाई जा सकती है? नहीं ना। तो उसका कुछ अलग यूनिक फीचर्स कैरेक्टर होगा, इसीलिए उसको हम लोग एक्वेटिक में नहीं रखेंगे, ठीक ना। तो इन्हीं चीजों को हम लोग की स्टडी करना है। आइए नेक्स्ट जो स्लाइड होती है। तो आइए अब हम क्लासिफिकेशन पर चलते हैं। सबसे पहला ये इम्पोर्टेंट है, हम क्लासिफिकेशन करना क्यों चाहते हैं, हम क्यों करते हैं क्लासिफिकेशन। तो देखिए क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं ना कि हमारी जो स्टडी है ना लिविंग के बारे में वो आसान हो जाए। क्लासिफिकेशन का मेन मोटो यही होता है कि हमारी जो स्टडी हो जाए वो आसान हो जाए। जैसे सपोज अगर एक क्लासरूम में 100 स्टूडेंट है, तो 100 के नाम अलग अलग है। क्यों नाम अलग अलग है भाई? क्योंकि उनका नेचर थोड़ा कुछ अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। तो इसलिए जैसे मान लो 100 स्टूडेंट है, अगर 100 का नाम एक ही तरह का होगा, तो अगर मान लो कि 100 का नाम पिंटू है, चिंटू मिंटू कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लो कि हम किसी एक को बोलेंगे चिंटू या मिंटू बोलेंगे, तो 100 के 100 मतलब अपने हाथ को खड़ा करेंगे। तो हमें स्टडी को आसान करने के लिए ना हम नामन कल्चर करते हैं, ठीक ना। और यह नामन कल्चर क्लासिफिकेशन के बेस पर ही किया जाता है। और कौन कौन सा कैरेक्टर बेस है जिसके आधार पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को। तो जो सबसे पहला एक स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखा हूँ, देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर नोन एज क्लासिफिकेशन।
कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर है, उनका जो अरेंजमेंट होता है ना, ग्रुप में जो अरेंजमेंट होता है, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर ना उस कैरेक्टर को ना उस ऑर्गेनिज्म के अंदर अरेंजमेंट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। और क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके मेनी फैक्टर्स हो सकते हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन सा फैक्टर्स हो सकता है। पहला, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। देखिए, सबसे छोटा पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। देखिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, अगर उस जैसे मान लीजिए कि यह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक में न्यूक्लियस नहीं है। अगर इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसको एक नाम देंगे, अगर इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है तो इसको एक अलग नाम देंगे। समझ में आ रहा है ना, हम क्लासिफाई कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन का मोटो क्या है, उस ऑर्गेनिज्म को पहचान करना, पहचान करने के बाद उसका नाम देना, आइडेंटिफाई करेंगे, उसको अलग क्लास में रखेंगे, क्लास में रखने के बाद उसको नाम देंगे। तो हम ये हमें जानकारी चल गई कि ये दोनों क्या है, लिविंग है। अब लिविंग में हम देखेंगे कि कौन सा कैरेक्टर किस में है। तो सबसे पहला इसका मेनी जो फैक्टर होता है, बेसिस होता है, न्यूक्लियस का इसमें दे दिया गया है। तो अगर इस ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस है तो इसको नाम देंगे, बिल्कुल नाम देंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। बिल्कुल सही बात है, जिसमें न्यूक्लियस होगा उसको क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। जिसमें न्यूक्लियस नहीं है उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। समझ में आ रहा ना। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि ये लिविंग है। आइडेंटिफाई करने के बाद इसको अलग क्लास में रखा, और क्लास में रखने के बाद इसको हमने नाम दिया कि ये प्रोकैरियोटिक है और यह यूकैरियोटिक है। इतना समझ में आ रहा है। बिल्कुल। जो दूसरा कैरेक्टर है, बॉडी डिजाइन। बहुत सुंदर स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है, बॉडी डिजाइन। हमारी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसका बॉडी डिजाइन कैसा है। देखिए, यह एक सेल है, ठीक ना, और यह सेल केवल सिंगल सेल से बना होगा, सिंगल सेल से बना है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर बोलते हैं। और यह एक दूसरा सेल है, और इसी सेल में कई सेल एग्रीगेट है आपस में, इसको क्या बोलेंगे, मल्टीसेल्युलर बोलेंगे, मल्टीसेल्युलर बोलेंगे। तो देखिए, कुछ कैरेक्टर इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, कुछ इसमें कैरेक्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये केवल एक सेल से बना हुआ है, और एक ही सेल इसकी पूरी बॉडी को मेंटेन करके रखता है। लेकिन तो इसलिए इसको हम यूनिसेल्युलर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मेनी सेल्स प्रेजेंट है, और मेनी सेल्स मिलकर एक कैरेक्टर को, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए इसको मल्टीसेल्युलर बोलते हैं। ये भी एक ही कैरेक्टर को गौन करेगा, यही एक ही कैरेक्टर को गौन करेगा, सॉरी, मेनी कैरेक्टर को गौन कर सकता है, क्योंकि मल्टीपल सेल है, ठीक ना। तो इसमें मल्टीपल फंक्शन भी होगा। यूनिसेलुलर है, या एक सेल से बना, तो ये बॉडी डिजाइन हो गया। बॉडी डिजाइन के बेस पर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, तो ये भी एक क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है। दूसरा जो होता है फूड प्रोडक्शन। देखिए, कोई भी इंडिविजुअल होगा अपने लाइफ में सरवाइव रहने के लिए, अर्थ पर जिंदा रहने के लिए फूड का प्रोडक्शन तो बिल्कुल करेगा। तो किस तरह से फूड को प्रिपेयर करता है, उस तरह के बेस पर इस तरह के ऑर्गेनिज्म को नाम दिया गया है। देखिए, कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक ना, कोई ऑर्गेनिज्म है, और यह ऑर्गेनिज्म, ठीक ना, दूसरे ऑर्गेनिज्म से, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल को लेकर और फूड के रूप में यूज कर रहा है, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। समझ में आ रहा ना। ये फूड प्रोडक्शन किस तरह से अपना फूड को प्रिपेयर कर रहा है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, वो दूसरे से ऑर्गेनिक मैटर के तौर पर वो फूड सोर्स को ले रहा है, तो उस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ठीक ना,
जो केमिकल से फूड लेते हैं, जो केमिकल से फूड को तैयार करते हैं, उसके हम लोग क्या बोलते हैं? कीमोट्राफिक कीमोट्राफिक एनिमल बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? भाई यही एक एनिमल है, लेकिन फूड लेने का अलग सोर्स है, इस एनिमल का अलग सोर्स है, ठीक ना? उसको डाइजेशन करने का भी अलग-अलग सोर्स होगा। तो यह बेसिस है कि क्लासिफिकेशन का बेसिस है, जो अलग-अलग तरह से फूड ले रहा है तो उसका नाम भी दिया जा रहा है। जो अदर्स एनिमल से फूड ले रहा है ऑर्गेनिक मैटर के तौर पर, उसे हेटेरोट्रॉफिक बोला जा रहा है। जो केमिकल के फॉर्म में फूड को ले रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीमोट्रॉफिक बोलते हैं। जो यही ऑर्गेनिज्म ठीक ना, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके अब फूड को तैयार कर रहा है ना, तो इस तरह के फूड प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, फोटोसिंथेसिस, हेटेरोट्रॉफिक और कीमोट्रॉफिक। कि फोटोसिंथेसिस में इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करता है ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाम दे देते हैं फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म। इसी को हम लोग एक टर्म बोलते हैं आउटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। दूसरा कंसेप्ट ये है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो केमिकल से फूड को प्रिपेयर कर रहा है तो उसको कीमोट्रॉफिक बोलते हैं। कीमोट्रॉफिक के तौर पर बैक्टीरिया मोस्टली होते हैं, फोटोट्रॉफिक के तौर पर मोस्टली ग्रीन प्लांट हो जाएंगे, ग्रीन प्लांट आ जाएंगे। हेटेरोट्रॉफिक जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो ऑर्गेनिक मैटर से फूड को प्रिपेयर कर रहा है, उसे हेटेरोट्रॉफिक करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन बींग आ जाएगा, ह्यूमन सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है। तो ये एक फूड प्रोडक्शन के आधार पर ना क्लासिफिकेशन किया गया और नाम भी दिया गया। समझ में आ रहा है ना? मुझे आशा है कि ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आउट फोटोसिंथेसिस। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक ना, उसके बॉडी में हम ये देखेंगे कि ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन का लेवल क्या है। यदि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक ना, आउट फोटोसिंथेसिस नहीं करता हो, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि यह एक सेल है, यदि एक सेल से बना होगा तो इसे सेलुलर लेवल बोलेंगे, या केवल मल्टीपल सेल से बना होगा, ठीक ना, एक ही सेल डिवाइड करके मल्टीपल सेल में कन्वर्ट हो जाती है तो इसको सेलुलर लेवल बोलते हैं। और सेलुलर लेवल का ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, ठीक ना। और ग्रुप ऑफ टिश्यू के ढेर सारा ग्रुप आपस में एग्रीगेट होकर क्या बनाता है? आर्गन आर्गन बनाता है। और आर्गन ऑफ ग्रुप, आर्गन के जो ग्रुप इकट्ठा होता है ना, एक साथ मिलते हैं तो एक आर्गन आर्गन सिस्टम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सिंगल सेल है तो यूनिसेलुलर बोलेंगे, मल्टीपल सेल है तो मल्टी सेलुलर। यही मल्टीपल सेल को हम लोग सेलुलर लेवल बोलते हैं। यही सेलुलर लेवल जो ग्रुप में इकट्ठा होकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है जिसको टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाने का काम करता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग आर्गन बोलते हैं। और मल्टीपल आर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाने का काम करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्गन सिस्टम बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह के प्रोसेस फोटोसिंथेसिस वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है जितना कि जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इन एनिमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वन बॉडी पार्ट डेवलप ऑफ बॉडी स्पेशलाइज ऑर्गन फॉर डिफरेंट फंक्शन। देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी एनिमल होगा, ठीक ना, उसके बॉडी में एक स्पेशलाइज ऑर्गन डेवलप होता है, एक स्पेशल ऑर्गन डेवलप होता है। और वो स्पेशल ऑर्गन एक स्पेसिफिक
स्पेसिफिक फंक्शन को ही परफॉर्म कर सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, ठीक ना? तो देखिए ब्रेन का फंक्शन हमारे बॉडी को क्या स्पेशल एक ऑर्गन है ना, हमारे बॉडी में जो ब्रेन हेड में प्रेजेंट होता है, उसका स्पेशल फंक्शन ये होता है हमारे बॉडी को कोऑर्डिनेशन में रखना, कंट्रोल करके रखना, किसी तरह की एक्टिविटी को न कम करना बढ़ाना सिर्फ केवल ब्रेन के बस में है। तो एक स्पेशल फंक्शन है ना, तो इसके भी बेस पर हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं कि किस एनिमल्स में ब्रेन है, किस में नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, किसमें कम डेवलप है, किसमें ज्यादा डेवलप्ड है। अब सपोज हार्ट ही ले लीजिए, हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना पूरे बॉडी में फैलाने का काम करता है, ठीक ना? तो हार्ट क्या एक स्पेशल ऑर्गन है, लिखा हुआ है स्पेशलाइज ऑर्गन फॉर डिफरेंट फंक्शन। स्पेशलाइज ऑर्गन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करेगा, और एक ही बॉडी से वो डेवलपमेंट, जैसे शुरू में कोई एक सेल होगा, वही सेल आगे जाकर डिफरेंशिएट होती चली जाती है। जब एक ही सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम इस तरह से डेवलप होता चला जाता है। तो सब अलग अलग फंक्शन के आधार पर अलग अलग नाम भी रखा गया है। समझ में? ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करता है, इसलिए इसको ब्रेन बोलते हैं। हमारे बॉडी में जो ब्लड को सर्कुलेशन करने का काम करता है उसको हार्ट बोलते हैं। हमारे बॉडी में फूड को डाइजेशन करने का काम करता है, जीआईटी में जो होता है उसको लीवर बोलते हैं मैक्सिमम। हम बॉडी में जिससे रिस्पायरेशन करते हैं वो लंग होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो होता है ना स्ट्रक्चर होता है एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए। प्लांट में भी सेम वैसा ही कंडीशन होगा कि कौन सा एनिमल में, सॉरी, कौन से प्लांट में स्पेशल ऑर्गन स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा। क्लोरोप्लास्ट हो गया, वैक्यूल्स हो गया, इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है। लीफ हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, जाइलम हो गया, वेसल्स हो गया, इन सब का अलग अलग फंक्शन है, इसीलिए इनका नाम भी अलग अलग। वाटर को यदि एब्जॉर्ब करना है प्लांट को तो किससे एब्जॉर्ब करेगा, रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करता है। उसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर फंक्शन होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग जाइलम कहते हैं। जाइलम केवल वाटर को एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट बॉडी में फैलाने का काम करता है। तो फंक्शन के आधार पर नाम दिया गया है, जाइलम, फ्लोयम, लीफ, ठीक ना, स्टीम, ब्रांच, ये सारा नाम फंक्शन के आधार पर दिया गया है। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का स्टेटमेंट है, ऑल फीचर्स कैन डिफरेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल है, इनमें सभी फीचर्स डिफरेंट होते हैं। प्लांट और एनिमल्स में सभी डिफरेंट फंक्शन जो होता है डिफरेंट होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि इनकी बॉडी की जो डिजाइन है ना, बनावट है ना, अलग है। स्टेटमेंट क्लियर कट लिखा हुआ है कि फीचर्स कैन डिफरेंट इन बोथ प्लांट एंड, जो कैरेक्टर होता है, फीचर्स होता है प्लांट और एनिमल में डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बॉडी की जो डिजाइन है ना, डिजाइन डिफरेंट है। हम लोगों जो बॉडी में ब्लड को फैलाने का काम करता है, सेम तरह का उसी तरह का एक स्ट्रक्चर जाइलम होता है। वो लिक्विड को, देखिए, लिक्विड पार्ट के बॉडी में फैलाने का काम हार्ट करता है। प्लांट में भी लिक्विड पार्ट होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है ना, उसको फैलाने का काम जाइलम करता है। समझ में ना? सेम वैसा ही कंडीशन प्लांट और एनिमल दोनों में फंक्शन सेम, जो उसकी मैकेनिज्म में देखा जाए ना तो सेम रहता है, लेकिन बनावट होने के आधार पर, फंक्शन अलग होने के आधार पर अलग अलग नाम दिया गया है। इसलिए क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी रहता है, स्टडी इससे आसान हो जाती है। यदि प्लांट में यदि सर्कुलेशन की बात की जाएगी तो तुरंत माइंड में जाइलम और फ्लोएम का नाम क्लिक करेगा। यदि एनिमल के बॉडी में सर्कुलेशन की बात की जाएगी तो तुरंत एनिमल के केस में हर्ट के बारे में हर्ट के बारे में हमारे माइंड में क्लिक शब्द करेगा कि हाँ, हर्ट जो होता है बॉडी में सर्कुलेशन का काम करता है। यदि एनिमल बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम ब्रेन करता है तो प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम सनलाइट करता है, सन करता है। तो अलग अलग फंक्शन के आधार पर अलग अलग नाम दिया गया है। तो अब हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम।
आई एम नॉट गोइंग टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। मैं ज़्यादा डीप में इसके नहीं जाऊंगा कि इसकी हिस्ट्री कैसे हुई क्या, ये सब आप लोग थोड़ा सा बुक से रीड करिएगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। मैं यहाँ पर वही पॉइंट को जनरेट किया हूँ जो इम्पोर्टेंट है और जल्दी समझ में आए, ठीक ना। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम को मेनली टू टाइप में डिवाइड किया गया है, टू क्लास में टू टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम यहाँ पर दिया गया है। जो सबसे पहला है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको प्रपोज किए थे कैलोरस लिनियस साइंटिस्ट हैं। इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए थे। जो फर्स्ट है प्लांट और एनिमल। इन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टेमा नेचर की, तो आप लोग जो है कि थोड़ा सा बुक रीड करेंगे ना डाइवर्सिटी की, तो उसमें थोड़ा सा क्लियरिटी और हो जाएगा। थोड़ा सा हिस्ट्री भी काफ़ी है, टू किंगडम है, थ्री किंगडम है, फोर किंगडम है, फाइव किंगडम है, कौन कौन साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व है। कोपलैंड साइंटिस्ट इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, फोर किंगडम भी है। तो इनके कुछ एक एक लिमिटेशन है, ठीक ना, उसी की बेस पर इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। मैंने मेन जो इम्पोर्टेंट है इसी को मैंने टारगेट किया है। तो टू किंगडम सिस्टम कैलोरस लिनियस ने इन्होंने दिया था, जो दो तरह के ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया, क्लासिफाइड किया, प्लांट और एनिमल। जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। दिस किंगडम वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर, रॉबर्ट एच. व्हिटेकर, ये भी साइंटिस्ट है। इन्होंने 1969 में ऑर्गेनिज्म को 5 डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया। ऑर्गेनिज्म को कितने क्लास में डिवाइड किया? 5। वो कौन कौन सा है? मोनोएरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमलिया हो गया। इन सब ऑर्गेनिज्म का कुछ स्पेशल फीचर के आधार पर आर.एच. व्हिटेकर जी ने इस ऑर्गेनिज्म को 5 क्लास में डिवाइड किया। अब वो कौन कौन सा बेस है 5 क्लास में क्लासिफाई करने के लिए, कौन कौन सा बेसिस है ऑर्गेनिज्म का? बेस्ड ऑन कौन सा है? सबसे पहला बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, कि इन पांचों एनिमल्स में से, इस पांचों क्लास में से किस एनिमल का बॉडी सिंगल सेल से बना है या मल्टीपल सेल से बना है। यदि सिंगल सेल से किसी की बॉडी बनी होगी तो उसे यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जिसकी मोर देन वन सेल से बनी हुई है बॉडी उसको हम लोग मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो ये सबसे बहुत मेन इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर है क्लासिफिकेशन का। जो दूसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए बीइंग ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, वो फूड को प्रिपेयर करने का काम करता है। तो कौन कौन से विधि से फूड को प्रिपेयर करता है? तो अभी मैंने बताया था पिछले स्लाइड में, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, जिसे ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के द्वारा अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है। कीमोट्रॉफिक के द्वारा हो कर सकता है। डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म के द्वारा अपन न्यूट्रिशन को ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। तो इसलिए इसके बेस पर भी ऑर्गेनिज्म को भी डिवाइड किया गया है, अलग अलग क्लास में रखा गया है। तो पहला हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर आर.एच. व्हिटेकर ने 5 क्लास में डिवाइड किया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरह से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, उसकी विधि क्या है, उसके आधार पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है। जो सेकंड है मोड ऑफ इनटेक न्यूट्रिशन, इसको पहले इरेज कर लें। इनटेक, कोई भी फूड जब प्रिपेयर हो जाता है तो ऑर्गेनिज्म फूड को कैसे लेता है। जैसे मान लीजिए फंजाई है, तो इसके पास कोई फूड मटेरियल आएगा ना, फंजाई के पास देखिए फूड मटेरियल है, तो ये फंजाई है, ठीक ना। तो फंजाई इस फूड को ना एब्जॉर्प्शन के द्वारा फूड को इनटेक करने का काम करता है। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो फूड को इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। जैसे हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जो वो इंजेक्शन के थ्रू फूड को लेते हैं। फंजाई हो गया एब्जॉर्प्शन के थ्रू। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो लिक्विड के फॉर्म में फूड को लेते हैं, जिसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है
जो अपने न्यूट्रिएंट मटेरियल को बॉडी के अंदर सॉलिड रूप में लेते हैं, उसे फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। ये सारा टर्म आगे क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पर बेस बताया गया है कि किस किस बेस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, और मोड ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन। समझ में आ रहा है ना? तो एब्जॉर्प्शन हो गया, फंजाई के केस में एब्जॉर्प्शन के फूड लेता है। इंजेक्शन, इंजेक्शन का मतलब डायरेक्ट फूड को अंदर लेना, ठीक ना? इंजेक्शन जैसे हम लोग इंजेक्शन करते हैं। लिक्विड पार्ट में जो जितने बहुत मैक्सिमम जो पैरासिटिक एनिमल होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ठीक ना? जिसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। फाइगोसाइटोसिस बहुत मैक्सिमम एनिमल जो होते हैं, मोस्टली एनिमल फाइगोसाइटोसिस न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो उसे ये सारे न्यूट्रिशन के टाइप्स हो गए। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टर होता है वो सेलुलरिटी का है। सेलुलरिटी का होता है नंबर ऑफ सेल, किस सेल में कितनी नंबर है, ठीक ना? और इसके बेस पर भी डिवाइड किया गया है। सेम वही कंडीशन है कि सेलुलरिटी के आधार पर कि एक सेल से बॉडी बनी है, ठीक ना? सेलुलरिटी का मतलब क्या है? केवल इसमें सेल की बात होगी। जैसे मान लीजिए एक सेल से बॉडी होगी तो इसको यूनिसेलुलर बोलेंगे, ठीक ना? केवल सेल का ही ग्रुप होगा, ठीक ना? केवल सेल का ही ग्रुप होगा तो इसको हम लोग मल्टी अरे यार मल्टी सेलुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना सेलुलरिटी क्या चीज होती है? अगर यही जो सेल का ग्रुप है, यहाँ पर एक सेल का ग्रुप है, यहाँ पर एक सेल का ग्रुप है, यहाँ पर सेल का ग्रुप है, ठीक ना? ये आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाने का काम करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्गन आर्गन बोलते हैं। समझ में आ रहा ना? तो ये सेलुलरिटी है। सेलुलरिटी का मतलब सेल का नंबर किसमें कितना है, इसके बेस पर कि किसको यूनिसेलुलर बोलेंगे, किसको मल्टी सेलुलर बोलेंगे। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि अगर यूनिसेलुलर होगा तो उसमें किस तरह का डेवलपमेंट होगा, मल्टी सेलुलर होगा तो उसमें किस तरह का डेवलपमेंट होगा, कॉम्प्लेक्स होगा कि सिंपलेस्ट होगा, न्यूक्लियस किस में होगा किस में नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो न्यूक्लियस वाला अभी मैंने मोनेरा जो होता है ना, बैक्टीरिया जितने होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन सिंपल सेल होता है। तो इसके बेस पर यहाँ सेलुलरिटी हो गया। तो R.H. हिटकर जी ने जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए जो बेसिस टर्म रखा था वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का था, मोड ऑफ इनटेक न्यूट्रिशन का था, और सेलुलरिटी का था। देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। मेरी बातों को समझने की, सुनने की कोशिश करिएगा और खुद से थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करिएगा, ठीक ना? कि एक सेल होगा तो क्या होगा, मल्टीपल सेल होगा तो क्या होगा, फिर मल्टीपल सेल आपस में ग्रुप बनाकर जब एक अलग स्ट्रक्चर बनाती है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये तो आगे मैं बिल्कुल इसको बताऊंगा ही, लेकिन एक फ्लो फ्लो में आप लोग इसको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक ना? नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको भी एक स्टेटमेंट से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैलोरस लिनियस अरेंज द ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप एट डिफरेंट लेवल। द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो ऑर्गेनिज्म का जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होता है ना, उसके कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर ना टॉप टू बॉटम अरेंज किए गए हैं, ठीक ना? जैसे मान लीजिए किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, आर्डर हो गया, फैमिली हो गया, जीनस हो गया, आर्डर हो गया। तो सबसे इसको टॉप बोलेंगे और इसको बॉटम बोलेंगे। जैसे ऊपर से नीचे आना हमको होगा ना तो इसको टॉप बोलेंगे, इसको बॉटम बोलेंगे। मतलब कहने का ये मतलब है ना कि ये सबसे कॉम्प्लेक्स होगा और यह सिंपल होगा, ठीक ना? अगर ऐसे जाएंगे, अगर इस तरह से जाते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं, ठीक ना? ये सबसे कॉम्प्लेक्स है, उससे
थोड़ा सा सिंपलेस्ट फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, ये सारा चीज़ हम लोग को स्टडी करना है। तो हायरार्की क्लासिफिकेशन में हमको यही देखना है कि जो टेक्सोनॉमिक ग्रुप है इसको कैसे डिफरेंशिएट किया गया है और अरेंज किया गया है, इसमें हमको यही सब स्टडी करना है, ठीक ना। तो अब इसमें सबसे पहला होता है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, अब हम लोग जो इसके कैरेक्टर पढ़े थे R.H. हिटकेयर जी ने इसको 5 क्लास में डिवाइड किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनमेलिया, मैमेलिया, सॉरी फंजाई, प्लांटी और मैमेलिया। तो इसके जो बेसिस थे उसको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, मोड ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन था, उसके बाद सेलुलरिटी था, नाम किस ऑर्गेनिज्म में कितना सेल है, इसके बेस पर इन्होंने बताया था। तो वहीं उसी किंगडम का एक जो होता है मोनेरा। अब यह किंगडम देख रहे हैं ना, किंगडम मोनेरा में ना ढेर सारा स्पीसीज प्रेजेंट है, ढेर सारा स्पीसीज बैक्टीरिया का प्रेजेंट है। तो किंगडम सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हमें किंगडम देख रहे हैं, सबसे बड़ा होगा। उसके बाद इस किंगडम को फाइलम में डिवाइड कीजिए, फाइलम को क्लास में डिवाइड कीजिए, क्लास को ऑर्डर में, ऑर्डर होगा, ऑर्डर के बाद फैमिली होगी, फैमिली के बाद जीनस। इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी से सिंपलिसिटी की तरफ मूव करते जाएंगे। तो अब देखिए कुछ किंगडम मोनेरा का फीचर्स को हम लोग स्टडी करते हैं, क्यों मोनेरा कहते हैं और क्यों इसको मोनेरा फार्म में किंगडम में रखा गया है। तो सबसे पहला इसका स्पेशल कैरेक्टर होता है, दीज आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। बहुत सुंदर लाइन लिखी हुई है, देखिए यह एक यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब केवल एक सेल होगा, ठीक ना। और यूनिसेलुलर हो गया और प्रोकैरियोट बोल रहा है, इसका मतलब मैं पिछले स्लाइड में बताया था कि जिसमें न्यूक्लियस होगा, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। जिसमें न्यूक्लियस रहता है उसको हम लोग यूकैरियोट बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है उसमें उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट। तो इस ऑर्गेनिज्म में ना न्यूक्लियस अब्सेंट है। क्या है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस अब्सेंट है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। तो हम लोग क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करना ही है, आइडेंटिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन करना है और नाम देना है। तो हम समझ गए कि यह लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आइडेंटिफाई कर लिया कि यह लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फिर इसमें देख रहे हैं कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है। जब इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो इसको क्लास में रख देंगे, एक एक किंगडम में रख देंगे इसको। तो उस क्लास का ना, सॉरी मतलब वही किंगडम का नाम मुनेरा हो गया। इसको एक क्लासिफिकेशन अब करेंगे ना तो उसको मोनेरा बोल दिए। अब इसका नामेल कल्चर करेंगे तो जब न्यूक्लियस नहीं है तो नामेल कल्चर में इसको हम क्या बोल दिए, प्रोकैरियोट्स बोल दिए। सिंपल सा कंसेप्ट है। सेकंड जो इसका कैरेक्टर, दे लैक ट्रू न्यूक्लियस, मतलब इसमें न्यूक्लियस अपना ट्रूली न्यूक्लियस नहीं होता है, बिल्कुल सत्य बात है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, प्रेजेंट इन सेल वाल, सेल वाल तो होता है विथ पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड। पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड से मिलकर ना इनकी सेल वाल बनी होती है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। देखिए अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म पूछा जाए तो वो तो वायरस ही होता है, ठीक ना, वायरस होता है। लेकिन बैक्टीरिया के केस में पूछा जाए तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो होता है माइकोप्लाज्मा होता है, जिसमें सेल वाल अब्सेंट होता है, सेल वाल अब्सेंट होता है, सेल वाल नहीं पाया जाता है। लेकिन इसके छोड़कर माइकोप्लाज्मा, इसको हम लोग पीपीएलओ भी बोलते हैं, पिलोरो लाइक निमोनिया ऑर्गेनाइजेशन, पीपीएलओ भी बोलते हैं। तो इनमें सेल वाल नहीं पाया जाता है और सारे बैक्टीरिया में सेल वाल पाया जाता है, ठीक ना। और वह सेल वाल पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। पॉलीसेकेराइड में आपका कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट फैटी एसिड भी आएंगे, ठीक ना। तो उन सब से मिलकर इनकी सेल वाल बनी होती है। जो नेक्स्ट होता है, दे में भी हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक ना, वह दूसरे के अंदर, ठीक ना, दूसरे के अंदर जाकर उससे फूड को इंटेक करना शुरू कर दे तो इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि वो एनिमल दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, ठीक ना। तो वो हेट्रोट्रॉफिक की कैटेगरी में सेप्रोफिटिक भी हो सकता है, पैरासिटिक भी होता है। अब देखिए सेप्रोफिटिक का मतलब
सेप्रोफिटिक का मतलब ये, जैसे मान लीजिए कि यह कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक ना, लिविंग है, या कोई प्लांट का सोर्स है, ठीक ना, यह इसकी डेड हो गया है। क्या हो गया? डेड है। जब ये डेड है तो यह क्या होगा, ये इसमें यह सड़ना स्टार्ट करेगा, ठीक ना, सड़ना स्टार्ट करेगा तो ऑटोमेटिक इसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। ग्रो करने के बाद, ठीक ना, इसी से फूड को एब्जॉर्ब करने का, फूड को लेने का काम करते हैं, ठीक ना। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्रोफिटिक बोलते हैं। सिंपल से कंसेप्ट में इसको समझना है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो डेड हो चुका है, किल हो चुका है, तो जब वो सड़ता है, गलता है, प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक ना, जब वो सड़े गले पदार्थों से, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, सड़े गले पदार्थों से अपना न्यूट्रिएंट मटेरियल को लेता है, तो उस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट रखिए ना, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सड़े गले पदार्थों से, सड़े गले मैटर से फूड को इंटेक करने का काम करता है, उस तरह के प्रोसेस को सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। पैरासिटिक का मतलब समझने की कोशिश करिए। देखिए, यह एक बैक्टीरिया है, ठीक ना, यह बैक्टीरिया क्या करेगा कि इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट मटेरियल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो यह इसका न्यूट्रिएंट मटेरियल है, ठीक ना, यह इसका न्यूट्रिएंट मटेरियल है। और इसका न्यूट्रिएंट मटेरियल इतना सफिशिएंट है कि इसकी ग्रोथ और अदर डेवलपमेंट के लिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। अगर इसमें से कमी होती है, इतना न्यूट्रिएंट में से, तो यह ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? मर जाएगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन कभी क्या होता है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, या बैक्टीरिया इसके बॉडी में इंटर कर जाता है, तो इसको भी तो सरवाइव करना है, बैक्टीरिया को भी। यह बैक्टीरिया आ गया, सरवाइव करने के बाद इसकी नंबर भी अपना इंक्रीज करेगा, और वो नंबर रिप्रोडक्शन के थ्रू बढ़ाएगा। तो इसको भी सरवाइव करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फूड है ना, उसी फूड को यह क्या करेगा? ये भी यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो जब ये भी बैक्टीरिया फूड को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देगा, तो अब इस ऑर्गेनिज्म, इस बड़े वाले सेल को, अब तो लिविंग फूड सोर्स की कमी हो जाएगी, फूड सोर्स की कमी होना शुरू हो जाएगा। जब कमी शुरू होगी, तो इसको डिजीज होने स्टार्ट हो जाएगा। जब डिजीज होगा तो एक समय के बाद यह किल हो जाएगा। तो इस तरह से न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जो लेने वाले ऑर्गेनिज्म, उस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब ही क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जो पैरासिटिक होता है, वो होस्ट के अंदर एंट्री कर जाता है। ये होस्ट सेल है, होस्ट के अंदर ये एंट्री कर गया। एंट्री करने के बाद इसके फूड मटेरियल को यूज करने लगा। फूड मटेरियल को यूज करने लगा तो इसको फूड की अब कमी हो गई। जब कमी हो गई तो इसको डिजीज हो गया। जब डिजीज हो गया तो ये कुछ समय के बाद ये भी डेथ कर जाएगा, और यह अपना इसका नंबर और सर्वाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब इसको मैं इरेज करता हूँ। अब आउटोट्राफिक समझा रहा हूँ आप लोग को। देखिए, इसमें कीमोट्राफिक होता है और फोटोसिंथेटिक भी होता है। बैक्टीरिया में एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम साइनो बैक्टीरिया है। क्या होता है? साइनो साइनो बैक्टीरिया। यह साइनो बैक्टीरिया क्या करता है? इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। उस क्लोरोफिल की मदद से, ठीक ना, उस क्लोरोफिल की मदद से यह साइनो बैक्टीरिया इन इनऑर्गेनिक मटेरियल इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके, ठीक ना, इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके और उससे फूड प्रिपेयर करता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटोट्राफिक बोलते हैं। और आउटोट्राफिक वही करता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें साइनोबैक्टीरिया एग्जाम्पल आ जाएगा, जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, आपने पर्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पर्पल सल्फर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे आप लोग। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है। ये सारे जो
बैक्टीरिया होते हैं, ये कीमोसिंथेटिक प्रोसेस से अपना फूड मटेरियल तैयार करते हैं। केमिकल के थ्रू ये फूड को तैयार करने का काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, मोस्ट इसका एग्जाम्पल है। तो ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका फीचर्स होता है किंगडम मोनेरा का। अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा के कुछ फीचर्स को हम लोग एनालाइज करेंगे। जो सेकेंड क्लास है RH शेटुकर जी ने इसको क्लासीफाई किए थे। इसका फीचर्स देखिए, दीज आर यूनिसेलुलर, बिल्कुल सही बात है, एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब यूकैरियोटिक क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक बोलेंगे। तक देखिए, मोनेरा भी प्रोटिस्टा भी दोनों यूनिसेलुलर है, बट एक में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एक में न्यूक्लियस एब्सेंट है। जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है उसको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, और जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दे एग्जिबिट एन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये भी सेम कंडीशन है। ऑटोट्रॉफिक इसका मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हेटेरोट्रॉफिक ये दूसरे भी एनिमल पर डिपेंडेंसी अपना शो करता है, इसको हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। इसमें ऑटोट्रॉफिक एक एक्सेप्शन के तौर पर यूग्लिना ऑर्गेनिज्म होता है, कुछ ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को शो करता है। ठीक ना, अभी एक सौ भी एक्सप्लेन करूंगा। दे हैव स्यूडोपोडिया, सिलिया, फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। देखिए, हर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है, ठीक ना, तो फूड के अलावा, ठीक ना, उनको लोकेशन को भी चेंज करना होता है। ठीक ना, एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करता है एनिमल, अपने वन प्लेस टू अदर प्लेस तक जाने का काम करता है। तो उस ऑर्गेनिज्म में लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो जो किंगडम प्रोटिस्टा में लोकोमोटरी ऑर्गन होता है सिलिया, सिलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यह पैरामीशियम में पाया जाता है। इसके थ्रू क्या होता है कि पैरामीशियम एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने का काम करता है। सीडोपोडिया, सीडोपोडिया जो होता है अमीबा में पाया जाता है। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर की तरह, अंगुली की तरह स्ट्रक्चर होता है, और इसी के थ्रू अपने एक एक सीडोपोडिया को मूव कराता जाता है और अपने वन प्लेस टू अदर प्लेस तक पहुंच जाता है। फ्लेजिला, फ्लेजिला जो होता है एगुलिना में पाया जाता है। फ्लेजिला एगुलिना में लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक ना, तो लोकोमोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक ये नया कैरेक्टर यहाँ पर ऐड हुआ है, लोकोमोशन फॉर सीडोपोडिया, सिलिया एंड फ्लेजिला। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अब एग्जाम्पल इसके देखिए। हम इस सब के बारे में ढेर सारा फीचर्स कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, बस यहाँ पे एक ब्रीफ नॉलेज मैं दे रहा हूँ छोटे छोटे स्टेटमेंट में कि प्रोटिस्टा का क्या प्रोटिस्टा क्यों बोलते हैं, इसमें कुछ फीचर्स कौन कौन से होते हैं। इससे एग्जांपल देखिए, अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा, डाइनोफ्लेजिलेट आ जाएगा, यूग्लिना आ जाएगा। ये सारे एग्जांपल है प्रोटिस्टा का। ठीक ना, बस छोटा छोटा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इन सब के बारे में डिटेल्ड स्टडी करनी है, बहुत लंबा लंबा वीडियो बनेगा। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, ठीक ना, कि बहुत कम मटेरियल है, ये इस तरह की नेगेटिव थिंक ना लाइएगा। नेक्स्ट जो किंगडम आता है फंजाई का, फंजाई का भी कुछ स्पेशल कैरेक्टर होता है। वो कौन सा है? दीज आर मल्टी सेलुलर। देखिए यहाँ पर अब आया है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब कि इसके पास डिफरेंट डिफरेंट सेल प्रेजेंट होगी, बट मल्टीपल होगी। ठीक ना, डिफरेंट डिफरेंट सेल होगी, डिफरेंट फंक्शन भी परफॉर्म करेंगी। ठीक ना, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। ये भी यूकैरियोटिक है। इसका मतलब इसके सेंटर में क्या पाया जाएगा? हर सेल के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाएगा। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दे एग्जिबिट ए सेप्रोफिटिक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक का मतलब अभी भी एक्सप्लेन भी किया था, सिंपल लैंग्वेज में सिंपल स्टेटमेंट समझने की कोशिश करिए कि सड़े गले पदार्थों से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक ना, वो न्यूट्रिएंट मटेरियल को लेने का काम करता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कि सड़े गले पदार्थों से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेने का काम करता है, इंटेक करने का काम करता है।
तो उस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। पैरासिटिक का मतलब कि होस्ट के अंदर कोई भी पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होगा, होस्ट के अंदर इंटर कर जाता है और इंटर करने के बाद उसी के न्यूट्रिएंट मटेरियल को एब्जॉर्ब करने लगता है, लेने लगता है। तो जितने रिक्वायरमेंट में होस्ट को सप्लाई न्यूट्रिएंट की चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है, और उस होस्ट को ये पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है, ठीक ना। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन देखते हैं, रस्ट, स्टमच, फंजाई से प्लांट में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैरायटी टाइप के डिजीज होती हैं। आलू में विल्ट रोग होता है, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज होता है। कोई ऐसे प्लांट नहीं होता है, साइट्रस, नींबू में साइट्रस होता है, ठीक ना। शुगर केन में भी होता है, रेड राट ऑफ शुगर केन देखते ही होंगे, जो गन्ने का लाल रंग हो जाता है, सब फंजाई के द्वारा ही होता है। कुछ बैक्टीरिया भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट को डिजीज करने के लिए। मैक्सिमम फंजाई ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, मैं सारा चीज बताऊंगा आगे चल के। इसका नेक्स्ट ये जो कैरेक्टर है, दे कंटेन सेल वाल, इसके अंदर सेल वाल पाया जाता है। मेड अप ऑफ काइटिन, वो काइटिन का बना होता है। ये भी एक काइटिन पॉलीसेकेराइड होता है, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक ना। इसके नेक्स्ट होता है, दे लाइव इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ होता है। देखिए देखिए यह एल्गी है, ठीक ना, यह ब्लू ग्रीन एल्गी है, और यह फंजाई है। फंजाई क्या करता है कि इसको मिनरल्स की सप्लाई करने का काम करता है। फंजाई इसको एल्गी को मिनरल सप्लाई करने का काम करता है, और जैसे ही मिनरल सप्लाई करता है, यह एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड मटेरियल को बनाना स्टार्ट कर देता है। यह फूड मटेरियल बनना स्टार्ट होता है। तो उसी फूड मटेरियल का यूज एल्गी भी करता है, और उसी फूड मटेरियल का यूज इस या फंजाई भी करता है। तो ये एक दूसरे के लिए ना, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, ठीक ना। कि फंजाई जो होता है मिनरल्स को सप्लाई कर देता है, मिनरल सप्लाई करता है इस एल्गी को। एल्गी क्या करता है कि मिनरल को यूज करके, ठीक ना, और फूड प्रिपेयर करता है, और वह फूड खुद एल्गी भी यूज करता है और फंजाई भी यूज करता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। इस तरह के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कौन कौन सा इसका एग्जांपल आ जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, एस्परजिलस हो गया, स्लाइम मोल्ड हो गए, ये सब फंजाई हैं, ठीक ना। तो ये फंजाई का कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट आता है किंगडम प्लांटी। अब प्लांटी के भी कुछ फीचर्स हैं। अब देखिए कौन कौन सा फीचर्स होता है, दीज आर मल्टी सेलुलर, प्लांट भी मल्टी सेलुलर होता है, इसके पास सेल वाल होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। तो फंजाई में भी सेल वाल था, इसमें भी सेल वाल था। दूसरा जो करेक्टर होता है, इन विच सेल वाल प्रेजेंट मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो इसकी सेल वाल होती है, प्लांट की जो सेल वाल होती है, किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज भी एक पॉलीमर्स होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है। और फंजाई में जो सेल वाल बना था वो काइटिन का बना था। बैक्टीरिया में भी सेल वाल बना था, उसमें पॉलीसेकेराइड प्लस एमिनो एसिड मिलकर बनाया था। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्लांटी के बारे में, दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह फूड को खुद प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म के द्वारा। समझ में आ रहा है ना, फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के द्वारा। फोटोसिंथेसिस तो कई बार ये रिपीट हो चुका है, ये बहुत काफ़ी सेचुरेट हो चुका है वर्ड, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। नेक्स्ट होता है किंगडम प्लांटी इज सब डिवाइडेड इनटू थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। किंगडम प्लांटी को सब डिवाइड किया गया है, सब क्लास में, सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, सॉरी फाइलम में डिवाइड किया गया। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, पाइनस आ जाएगा, फर्न्स आ जाएगा, मैंगो ट्री आ जाएगा। तो ये प्लांटी के एग्जाम्पल है। प्लांट जो होते हैं, फर्न्स आ जाएंगे, पाइनस आ जाएगा, मैंगो, इनके भी डिटेल में स्टडी करना है हम लोग। प्लांट किंगडम जब पढ़ेंगे ना, तब सारे प्लांट के एक एक, थाइलोफाइटा क्या होता है, ब्रायोफाइटा क्या होता है, टेरिडोफाइटा, इन सब के बारे में डिटेल स्टडी एक एक करनी है।
अब नेक्स्ट आता है किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया के बारे में स्टडी करेंगे। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। दीज आर मल्टी सेलुलर, ये भी मल्टी सेलुलर होता है एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। बट एक एक्सेप्शन यहाँ पर है, विदाउट सेल वॉल। किंगडम जो मेमेलिया होता है, एनिमलिया होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल किसमें? प्लांटी में था, फंजाई में था और मोनेरा में था, ठीक ना। नेक्स्ट जो होता है दे हेट्रोट्रॉफिक, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक। ये भी सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन करता है। होलोजोइक, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। फिटिक, फिटिक का मतलब देखे, सेप्रो का मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो फिटिक का मतलब प्लांट ही है, तो प्लांट नहीं होगा, जोइक होगा, ZOIC, जोइक होगा, ठीक ना। तो होलो का मतलब होल होगा, होलो का मतलब कंप्लीट होगा, जोइक का मतलब एनिमल की तरफ फूड प्रिपेयर करना। तो दे आर हेट्रोट्रॉफिक, इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होता है कि वो फूड प्रिपेयर करेगा, तो उस फूड को यूज करके हम अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। सेप्रो सेप्रोजोई का मतलब कि वहीं सड़े गले पर, जैसे अर्थवार्म, केचुआ का नाम सुनेंगे जो रेनी सीजन में चलता है, वो सड़े गले पदार्थों से, सड़े गले मैटर से फूड प्रिपेयर करता है, तो उसको हम लोग सेप्रोजोइक बोलेंगे। आज जो सड़े गले पदार्थों से, जैसे फंजाई में था, ठीक ना, बैक्टीरिया में था, वो कुछ प्लांट को यूज करते हैं, ठीक ना, तो उसको हम लोग सेप्रोफिटिक बोलते हैं। फिटिक का मतलब प्लांट हो गया, जोई का मतलब एनिमल्स हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द ऑर्गेनिज्म इन किंगडम एनिमलिया कैन बी सिंपल या कॉम्प्लेक्स। जो एनिमलिया किंगडम होता है, सिंपल भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। अभी है जो हम लोग किंगडम पोटिस्टा पढ़े थे ना, वो भी एनिमलिया से ही बिलोंग करता है। वो सिंपलेस्ट फॉर्म का होता है, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म का होता है। और जैसे पोरिफेरा आ जाएगा, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, ये सब बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे। बट जैसे ही हम आगे की तरफ मूव करेंगे, जैसे कार्डेटा आ जाएगा, CHORDAT, कार्डेटा आ जाएगा। ये कार्डेटा जो होता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, दे आर जनरली डाइवर्स, सॉरी, दे आर जेनेटिकली डाइवर्स। इनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत काफ़ी होता है, मतलब डिस्टेंस बहुत काफ़ी काफ़ी होता है। जैसे मान लीजिए कि यह एक स्पंज है, तो पोरिफेरा का एनिमल है, पोरिफेरा का एनिमल है। इसी इसी एनिमल से जो कार्डेटा डेवलप हुआ है, इसी के कुछ फीचर्स को लेकर कार्डेटा डेवलप हुआ है। जैसे मान लीजिए सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर मैं रख रहा हूँ, ठीक ना। फाइलम पोटिस्टा, सॉरी, ईस्ट में ले लीजिए, ईस्ट। ईस्ट बहुत पुराना, बहुत प्रिमिटिव एनिमल है, बहुत पुराना एनिमल है। तो इसमें कुछ ऐसे फीचर्स है जो कार्डेटा में अभी भी प्रेजेंट है, कार्डेटा में अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन बहुत काफ़ी सिमिलरिटी हद तक मैच करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिकली डाइवर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? मतलब बहुत, जो धरती पर पहली बार एनिमल आया था अभी भी ऑर्गेनिज्म अभी बन रहा है, उन दोनों के बीच रिलेशन ना मैचिंग कुछ कर रहा होगा, कुछ कैरेक्टर को लेकर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिकली डाइवर्स बोलते हैं। नेक्स्ट होता है दे एग्जिबिट एन ऑर्गेनिज्म सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो एनिमलिया होता है, ये केवल ऑर्गन सिस्टम लेवल में ही एग्जिस्ट करता है। सेल होगा, सेल के बाद टिश्यू होगा, टिश्यू के बाद ऑर्गन होगा, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनेगा। इसका एग्जांपल, सॉरी, इट इज सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फाइलम सच एज पोरिफेरा, पोरिफेरा आ जाएगा, सिलेंटेटा आ जाएगा, इकाइनोडर्मेटा, रिकार्डेटा आएगा। इन सब के बारे में डिटेल स्टडी कर